स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में, और आज अकाउंटिंग इक्वेशन भी देख लेंगे, और शायद में भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी आज ही स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आज से बात करनी है हमें परचेज से। परचेज का मतलब मैंने कल ही बता दिया था, परचेज का मतलब होता है क्रय करना, मतलब कोई चीज खरीदना। अच्छा, अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारा इंटेंशन होता है उसका यूज करना, मतलब हम कोई चीज खरीदते हैं तो इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं। लेकिन आपका अगर व्यापार है, यानी आपका अगर बिजनेस है, तो आप किस लिए खरीदेंगे? बेचने के लिए, सेल्स करने के लिए। तो वही बात यहाँ कहा गया है, गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परचेज कहलाती है। क्या कहलाती है? परचेज कहलाती है। व्यापारी द्वारा क्या है? व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। बहुत ज्यादा जूम हो है ना। हाँ, उसके बाद देखिए, अगला है सेल। सेल्स का मतलब क्या होता है? विक्रय का, नहीं बेचना। कह रहा है व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को क्या कहते हैं? सेल्स का। क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है। अच्छा, तो अब जैसे कि परचेज और सेल्स था, वैसे ही परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी होगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा, परचेज करना क्या है? एक्सपेंस है कि इनकम लग रहा है? इनकम हो रहा है परचेज करना। गजब आ रहा है, खुद बोला है। सामान खरीदे तो पैसे खर्च होता है ना, एक्सपेंस हो रहा है ना। अच्छा, एक्सपेंस हो रहा है तो माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है? माइनस को किससे इंडिकेट किया गया है? डेबिट से, और प्लस को क्रेडिट से। यानी परचेज का नेचर क्या हो सकता है? डेबिट हो सकता है। अच्छा, सेल्स करना क्या है? एक प्रकार का इनकम है, आय है। पैसे आते हैं ना, इनकम हो रहा है, आय हो रहा है। तो सेल प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? प्लस मतलब, दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिएगा, हर एक वर्ड को डिराइव करेंगे, खुद से आंसर पा लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है परचेज और सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न को बोलते हैं क्रय वापसी। रिटर्न का मतलब वापसी होता है। जैसे मान लो आपने 10 पीस कोई सामान खरीदा, घर ले आए, और आपने देखा कि उसमें 2 पीस खराब था, डैमेज था, या कोई भी रीजन हो सकता है, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या आप पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, 10 का 8 ही हो पा रहा है आपके पास, तो आपने 2 पीस वापस कर दिया। क्या कर दिया? 2 पीस वापस कर दिया। ये जो 2 पीस आप रिटर्न कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? और आपको कोई सामान लाके वापस कर देगा, क्योंकि आप बेचे होंगे, आपको कोई लाके सामान वापस कर देगा, तो उसे बोलेंगे सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे? यानी आपने सेल्स किया था, वो चीजें रिटर्न आ गई, इसलिए क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। और आपने परचेज किया था, वो चीजें आपने रिटर्न कर दिया, तो क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। यानी क्रय वापसी और विक्रय वापसी। यानी बेचे थे तो आपके पास वापसी आएगा, और आप खरीदे थे तो सामने वाले के पास जाएगा। यही बात होगी ना, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे नेचर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो नेचर परचेज का होगा, उसका अपोजिट नेचर परचेज रिटर्न का होगा। जो नेचर सेल्स का होगा, उसके अपोजिट नेचर सेल्स रिटर्न का होगा। जैसे कि परचेज का नेचर क्या होता है? क्या बताया अभी को? डेबिट क्रेडिट। डेबिट, तो परचेज रिटर्न का क्या होगा? उल्टा, क्रेडिट। सेल्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो ठीक उल्टा हो जाएगा, सेल्स रिटर्न का क्या हो जाएगा? डेबिट। बात क्लियर है? तो ऐसा ही होता है। सुनिए अब क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि परचेज रिटर्न के बारे में कह रहा है, यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न क्या होता है? यदि हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। कोई दिक्कत है? ठीक है, दिमाग में रखे रहेगा। अगला है स्टॉक। क्या है? स्टॉक। कह रहा है ऐसा अनसोल्ड गुड्स। स्टॉक का हिंदी में अगर कहा जाए तो होता है रहतिया। क्या होता है? रहतिया। मतलब जो चीजें हमने सेल के उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से अपने गोडाउन में रखा हुआ है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन या वेयर हाउस में सेल्स के लिए रखे गए हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। आपने देखा होगा मेडिसिन की दुकान पे आप जाते हैं, तो मेडिसिन वाले जैसे आप दवा का नाम लेते हैं तुरंत वो मना कर देते हैं, या होता है तो बोल देते हैं कि नहीं, दो पत्ता नहीं, एक ही पत्ता मिल पाएगा। उसका रीजन क्या है?
क्योंकि सब सिस्टम पे मेंशन होता है, उन्हें पता होता है कि हमने कितना स्टॉक लाए थे, कितना स्टॉक सेल कर दिया, कितना बचा होगा, सब सिस्टम में लिखता है, सब पता होता है उन्हें। इसलिए इतना कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं कि जाइए वहां एक बंदा पड़ा हो। कॉन्फिडेंट आया क्यों? क्योंकि स्टॉक मैनेजमेंट हो रहा है सिस्टम पे, उसे पता है उन्हें कि 10 लाए थे, एक बचा होगा। समझ आ रही बात ना? ये सारी चीजें होती है, दिमाग में रखिएगा इस बात को। कह रहा है सेल के लिए रखा गया है, तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। जरा ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। क्योंकि वहां पे एक वर्ड यूज किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या यूज किया जाता है? क्लोजिंग स्टॉक। समझिएगा, जैसे मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, उसमें मैंने 5 ट्रैक्टर रखे हैं, मैं ट्रैक्टर का बिजनेस करता हूँ, मतलब ट्रैक्टर बेचता हूँ। तो मतलब आप जानते ही फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है। तो इस बीच में यानी 23-24 फाइनेंशियल ईयर में हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं, और हमने 5 ट्रैक्टर से बिजनेस ओपनिंग किया, जिसमें से 3 ट्रैक्टर हमने सॉरी ट्रैक्टर मैंने 3 ट्रैक्टर मैंने सेल कर दिए, बेच दिए। इन फाइनेंशियल ईयर के भीतर 23-24 के भीतर मैंने 3 ट्रैक्टर बेच दिए। कितने ट्रैक्टर बच गए? अब क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो इसको बोलेंगे जो कितने ट्रैक्टर बच जाएंगे? 2। ये क्या कहलाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक। और अभी क्लोजिंग स्टॉक कहला गए यानी कि बंद हो गया, स्टॉक बंद हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि 2 ट्रैक्टर फेंक देंगे। नहीं, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले वर्ष में क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। हाँ, ये रहेगा कि 2 ट्रैक्टर में 3 ट्रैक्टर और लेते आएंगे ताकि फिर से 5 हो जाए, अलग बात है। लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक बने। याद रहेगा ना? अरे भाई, जितने से हम बिजनेस किए, फाइनेंशियल ईयर अंत में जो भी चीजें बच गई वो क्या कहलाती है? क्लोजिंग स्टॉक कहलाती हैं। और नए सेशन में वही क्या कहलाएंगे? ओपनिंग स्टॉक। बस यही बात है। तो स्टॉक समझ में आ गया आप लोगों को? अगला है डेब्टर और क्रेडिटर। देखिए, बिजनेस में 2 बातें बहुत मैंडेटरी है, और ये बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम चाहे परचेज करें या सेल करें, हम हमेशा अपनी नहीं, सामने वाले की बात करेंगे। ये मान लीजिए सामने वाला है, ठीक है? सेल करेंगे तो भी किसकी बात करेंगे? अपनी नहीं, सामने वाले की बात करेंगे। लेकिन दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। जब हम परचेज कर रहे हैं, तो ये हमको क्या कर रहा है? सामने वाला सप्लाई कर रहा है ना, सप्लाई कर रहा है ना। हम सामान खरीदेंगे तो हमें सप्लाई करेगा ना, हमें देगा। सप्लाई तो कर रहा है। इसलिए जब हम परचेज करते हैं तो सामने वाला हमारा कहलाता है सप्लायर। क्या कहलाता है? सप्लायर कहलाता है। और जब हम किसी को सप्लाई करेंगे तो सामने वाला क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कस्टमर कहलाएगा। आप समझिएगा, जब हम खरीदते हैं तो हम कस्टमर होते हैं, सामने वाला सप्लायर होता है। और जब हम बेचते हैं तो हम सप्लायर होते हैं और सामने वाला कस्टमर होता है। लेकिन अपनी बारे में बात करनी ही नहीं है आप, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे। बस 2 बातें याद करिए कि परचेज करेंगे तो भी सामने वाले की बात करेंगे, और सेल करेंगे तो भी सामने वाले की ही बात करेंगे। तो जब परचेज करते हैं तो सामने वाला क्या होता है हमारा? सप्लाई करता है ना, सप्लायर होता है। और जब हम सेल करते हैं तो सामने वाला क्या होता है? कस्टमर होता है। 2 बातें लिखिए फटाक से। आप लोग पीएस मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, परचेज और सेल्स लिखिएगा। यानी परचेज करेंगे तो सामने वाला क्या कहलाएगा? सप्लायर कहलाएगा। और सेल करेंगे तो सामने वाला क्या कहलाएगा? कस्टमर कहलाएगा। आप समझिएगा। अगर हम बात करें तो आप सोचिए, सप्लायर बड़ा होगा, कस्टमर बड़ा होगा? अब इसलिए सप्लायर बड़ा होगा। तो प्लस किसके लिए यूज किया जाए? सप्लायर के लिए कि कस्टमर के लिए? सप्लायर के लिए प्लस का यूज किया जाए, कस्टमर के लिए माइनस। यानी समझ रहे हैं ना? सप्लायर को हम कहेंगे क्रेडिटर, और कस्टमर को कहेंगे क्या? डेबिटर। डेबिट सबसे बना है कि नहीं बना है? डेबिट सबसे बना है, और क्रेडिटर क्रेडिट सबसे बना है। तो याद रखिएगा, सप्लायर को ब्रैकेट में बना के लिख लीजिएगा। सप्लायर के बगल में ब्रैकेट में बना के लिख लीजिएगा क्रेडिटर, और कस्टमर के बगल में बना के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डेबिटर। लिख लीजिए काट पे। सप्लायर के बगल में लिख लीजिए आप लोग क्रेडिटर, ब्रैकेट में करके, और कस्टमर के बगल में ब्रैकेट बना के लिख लीजिए डेबिटर।
हो गया। आपको यहाँ तक दिक्कत है? यानी पर्ची रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और अभी हम देखेंगे डेप्टर के बारे में। डेप्टर मैंने लगभग क्लियर कर दिया। अब सुनिए क्या कह रहा है। वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पे, अच्छा क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द आने का मतलब लिख लीजिएगा कि क्वेश्चन में अगर क्रेडिट शब्द आ रहा है, क्रेडिट शब्द आने का मतलब होता है उधार। सॉरी, उधार ना, उधार ऐसे लिखा जाता है ना। क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द आने का मतलब होता है उधार, लिख लीजिएगा। हो गया। याद रखिएगा, चाहे उधार करें नकद करें उससे मतलब नहीं है, कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से कोई चीज, गुड्स या सर्विस परचेज करता है तो क्या कहलाता है? डेप्टर कहलाता है। और वह पर्सन या बिजनेस जिससे जिससे हम लोग जिससे हम लोग गुड्स या सर्विस करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। सुन लो मेरी बात। ये हम है, और हम जिससे खरीदते हैं वो क्या कहलाता है हमारा? क्रेडिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? और जिसको हम बेचते हैं वो क्या कहलाता है? डेप्टर कहलाता है। समझ में आ कि नहीं बात? तो वही बात बोला है यहाँ पे लाइन में, कि वह पर्सन जो हमारे बिजनेस से खरीदेगा गुड्स या सर्विस, उसे हम क्या बोलेंगे? डेप्टर बोलेंगे। और यदि हम किसी से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, कैश बेसिस पे हो या उधार पे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिटर कहेंगे। समझ में आ गया ना? तो हम जिससे खरीदते हैं वो सप्लायर होता है, सप्लायर को क्रेडिटर कहते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखवा दिया आप लोगों को पहले ही। सप्लायर को क्या कहेंगे? क्रेडिटर कहेंगे। और कस्टमर को क्या बोलेंगे? डेब्टर बोलेंगे। बात क्लियर है ना? याद रखिएगा, हम जिससे खरीदेंगे वो हमारा क्रेडिटर होगा, हम जिसको बेचेंगे वो हमारा क्या होगा? डेब्टर होगा। अगर मैं, और होता क्या है, जब भी पार्टी का नाम आता है, जैसे मैं बोलूं यस के ट्रेडर, क्या बोल दूं? यस के ट्रेडर। इसका अब ये नाम है ना, यस के ट्रेडर, एक नाम लग रहा है ना। इसका अंडर ग्रुप दो ही चीज हो सकता है, या तो क्रेडिटर होगा या तो डेब्टर होगा। कब पहचानेंगे? जब एक सेंटेंस आएगा पूरा कि हम इससे खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं। अगर हम इसको बेच रहे हैं तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री डेब्टर होगा। क्या होगा? डेब्टर होगा। अगर इसे हम खरीद रहे हैं तो क्या होगा? क्रेडिटर होगा। मतलब कि जब भी पार्टी का नाम आएगा तो ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि उसका अंडर ग्रुप या तो क्रेडिटर होगा या तो डेब्टर होगा। हाँ, क्लियर कब होगा? कि जब हमारे सामने स्टेटमेंट आ जाएगा कि इसे हम खरीद रहे हैं या इसको हम बेच रहे हैं। समझ रहे ना? तो बातें क्लियर हो जाएगी कि क्या होगा क्या। लेकिन ये याद रखिएगा, जब भी पार्टी का नाम आएगा उसका दो ही अंडर ग्रुप हो सकता है, या तो सन्ड्री क्रेडिटर या तो डेब्टर। ठीक है, चलिए। अगला है रिसीवेबल, मतलब कि जो प्राप्त हुआ, जो पैसा हमें किसी बिजनेस या अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है उसे क्या बोलते हैं? अमाउंट रिसीवेबल बोला जाता है। यानी जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब हमसे कोई उधार ले गया पैसा या सामान, और उससे पैसा भी लिए नहीं है, बाद में देगा, तो वो हमारे लिए रिसीवेबल कहलाएगा। पेबेबल क्या होगा? यह दायित्व के अंतर्गत आता है। अगर हमने कोई सामान खरीदा है तो उसका भुगतान हमें करना है, ये क्या कहलाता है? पेबेबल कहलाता है। यानी जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है उसे उसे क्या बोलते हैं? पेबेबल अमाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेबेबल। हमें प्राप्त जो करना है उसे रिसीवेबल अमाउंट बोलेंगे, और जो हमें देना है उसे क्या बोलेंगे? पेबेबल। पे मतलब होता है देना, पे का मतलब क्या होता है? देना। और रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। याद रहेगा? ठीक है, वही बात लिखी हुई है। अगला है जर्नल। यहाँ जर्नल की स्पेलिंग JOURNAL। याद रखिएगा, GENERAL का यूज यहाँ नहीं है, यहाँ JO का है। इस जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा। क्या होता है? रोजनामचा, यानी जिसपे रोजाना आप नामांकित करें चीजों को, उसे हम बोलते हैं रोजनामचा, जर्नल। जर्नल एंट्री, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री ही पढ़ाई जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को डेट वाइज क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल का यूज जब हम कहते हैं, जर्नल का फॉर्मेट होता है, ऐसा फॉर्मेट होता है ऐसे। यहाँ पर रहेगा डेट, यहाँ रहेगा डेट, यहाँ तारीख लिखिए किस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, यानी जो भी ट्रांजेक्शन होंगे इस पार्टिकुलर में आएंगे।
उसके बाद यहाँ होगा एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यानी पृष्ठ संख्या कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस पेज पे है। और यहाँ लिखेंगे डेबिट और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। जो भी अमाउंट होगा, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट जो भी होगा लिखेंगे। एक फॉर्मेट होता है किसका, लेजर का, सॉरी इसका जर्नल। और इसी में हमें एंट्री करनी होती है। तो मैं आगे बढ़ाऊंगा फिर से तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल में याद रखिएगा, जर्नल का यूज किया जाता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पार्टिकुलर डेट में, ताकि पता चले कि किस डेट में ट्रांजेक्शन हुआ है ना। अब सुनिए क्या दिया हुआ है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिखा है, जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोसेस जर्नल एंट्री कहलाता है। जर्नल एंट्री दो टाइप की होती है, एक सिंपल होती है और एक कंपाउंड होती है। एक सिंपल होती है और एक क्या होती है, कंपाउंड होती है। ठीक है, पढ़ाया जाएगा। कंपाउंड का मतलब जानते ही है, दो से अधिक। और सिंपल का मतलब सिर्फ दो की बात होती है। और ये बात पहले ही जान ही गए आपको, ट्रांजिशन कितने लोगों के बीच में होगा, दो लोगों के बीच। दो से अधिक हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं। चलिए, अगला है लेजर। क्या है, लेजर। लेजर क्या है सुनिएगा, जनरल ट्रांजेक्शन स्पेलिंग थोड़ी गलत दे दी है जनरल की, पर ये वाला स्पेलिंग सही है। बाकी ये वाला सब गलत, ये वाला ये सही है, ये गलत है, ठीक है। जो सही है ये वाला सही है, दिमाग रखिएगा इसी। कह रहा है, जनरल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें हम जनरल एंट्री के अकाउंट को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड करने का मतलब क्या है, जब हम जनरल बनाते हैं तो उसमें सारे ही अकाउंट आ जाते हैं। जैसे मान लो परचेज के आ गए, सेल्स के आ गए, कैश के आ गए, इस संपत्ति का नाम आ गया, बैंक अकाउंट आ गया, सब आ जाते हैं जनरल। और लेजर क्या करता है, इनको क्लासिफाइड करता है। क्या क्लासिफाइड करता है, अगर कैश है तो कैश का अलग बनेगा, परचेज है परचेज का अलग बनेगा, सेल्स है सेल्स का अलग बनेगा, कोई बैंक है बैंक का अलग बनेगा, ऐसे करता है। क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकरण करना। क्या करना, वर्गीकरण करना। तो लेजर क्या होता है, सारे अकाउंट का क्लासिफिकेशन करता है, सबको अलग अलग बनाना पड़ता है उसके लिए। और जनरल क्या करता है, पूरा मिक्सअप करके बनाया जाता है, एक ट्रांजेक्शन बनाया जाता है। ट्रांजेक्शन में जरूरी नहीं है दोनों बातें आ सकती हैं, कई लोग का नाम आ सकता है। और लेजर में क्या होता है, सबको अलग अलग करना होता है, ठीक है। कह रहा है कि जनरल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक है जिसमें जनरल एंट्री के अकाउंट को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। जनरल बुक से ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस क्या कहलाता है, लेजर की पोस्टिंग करना। ये लेजर की आपने क्या किया, पोस्टिंग किया। पोस्टिंग का मतलब उसको अलग पोस्ट कर दिया। जैसे होता है ना कि आपने पैसा जमा किया तो आपके खाते में पोस्ट किया जाता है, या जमा हुआ, या आपने निकाला तो आपके खाते से निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके खाते में पैसा नहीं है तो दूसरे खाते से निकाल के दे देंगे आपको, नहीं है। वही है, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। उसको बोलते हैं लेजर की पोस्टिंग करना, ठीक है, याद रहेगा। और लास्ट है आज का एक टर्म में, अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लड़कों बोलेंगे नहीं। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। क्या होता है, समीकरण होता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एसेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इससे दो इक्वेशन और बना सकते हैं आप। चलिए दो इक्वेशन और लोग बना के दिखाइए छुपा छुपा के। एक इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ऐसे बताइएगा लायबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, व्हाट, और कैपिटल इक्वल टू क्या होगा। बस बोलना नहीं है, ठीक है। आगे आगे बोलेंगे कान सुन कर देंगे हमारे। कॉपी में सॉल्व करिए, सब लोग छुपा छुपा के करेंगे, मैच ना करेगी जी। पता नहीं आप क्या नोट्स है। सुनिए ध्यान से, बहुत आसान होता है। देखिए कैसे इक्वेशन बनाए जाते हैं। एक इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ ना, एसेट्स इक्वल टू, हाँ, और आपको अब क्या क्या निकालना है, लाइबिलिटी इक्वल टू पता करना है, और क्या पता करना है, कैपिटल इक्वल टू पढ़ना है। जिसको पता करना है उसको उधर ही रहने दीजिए, ये यही रहेगा ना, ये यही रहेगा। इसको इधर लेते आएंगे, इधर लाएंगे। तो जब भी साइड चेंज हो जाता है ना, तो जो भी साइन रहता है वो साइन भी चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस कैपिटल है ना, यहाँ होकर क्या हो जाएगा, माइनस कैपिटल, यानी यहाँ होगा
एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी, या ये ऐसे लिख लीजिए, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, है कि नहीं है? अब ऐसे बताइए, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हो गया ना, पहले एक इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या पूछे थे, कैपिटल इक्वल टू, तो जो पूछा था वो उधर ही रहने दीजिए। लाइबिलिटी का नहीं क्या है, प्लस में है कि माइनस में, देखिए हो प्लस में, जब कोई साइन नहीं लगा तो प्लस ही में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसका इक्वेशन बनेगा कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी बन जाएगा। दो इक्वेशन बन गए क्या? हाँ, क्या हुआ? बहुत सिंपल है, बस साइड चेंज करना था, और साइड चेंज होता है तो क्या होता है, कोई भी वैल्यू होती है जो उसका जो साइन होता है चेंज हो जाता है, अगर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, ये नॉर्मल रूल है बचपन वाला। हो जाएगा ना अब? ठीक है, और ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, सब सॉल्व किया जाता है ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन दे देता, 7 = 5, देखिए यहाँ पे 7 = 5 प्लस यक्स, अब पूछा जाए यक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जाहिर सी बात है जो पूछ रहा है वो उसको इधर ही रहने दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, इधर आ जाइए, 7 × 5 और 5 प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और इक्वल टू यक्स बचा है बस इधर, अब देख लीजिए कितना आ रहा है, 2, यानी यक्स इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे भी इक्वेशन सॉल्व किए जाते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते थे आप। चार लोग हो गए, अभिजीत, चलिए नेक्स्ट चले, आगे चले कि रहने दे? चलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे मंडे से, ठीक है, यानी कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, और याद करके आइएगा।